और वैसे तो देवीना मेहरा जी को आप अच्छे से जानते पहचानते भी, लेकिन कुछ कुछ प्रोफाइल ऐसे होते हैं जिन्हें मुझे बार बार देखने में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, इंस्पायरिंग होता है। तो मैं देवीना जी के बारे में बता दूं, उनके क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट्स के बारे में। वो गोल्ड मेडलिस्ट रही है IIM अहमदाबाद, जो कि सबसे बेस्ट IIM माना जाता है देश में, और दुनिया भर की भी वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, और उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट होना बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ 2 महिलाएं अभी तक ऐसी हैं जिन्हें 55 साल के IIM अहमदाबाद की हिस्ट्री में गोल्ड मेडल हासिल करने का उन्हें ये मौका मिला है, सम्मान मिला है। इसके अलावा उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी गोल्ड मेडल मिला है। आप टॉप 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस बाय फॉर्च्यून मैगजीन 2022 में, उसमें भी आप सम्मिलित रही हैं। आप राइटर हैं, आपने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें लिखी है। मनी मिथ्स एंड मंत्रा, ये उनकी बहुत ही बेस्ट सेलर किताब है। इसके अलावा आप फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और फर्स्ट ग्लोबल जापान को छोड़ दें तो एशिया में सबसे पहली वो कंपनी है जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज की मेंबर बनी है। कब? 1999 में। तब लोग इंटरनेशनल मार्केट के बारे में सोचते और देखते भी नहीं थे। ये सारी कामयाबियां देवीना जी ने हासिल की है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपसे बातचीत करना और आपसे गाइडेंस लेना हमेशा हमें बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूँ, ये दुनिया भर में जो AI को लेकर चर्चाएं चल रही है, डर बना हुआ है कि AI आकर दुनिया भर की IT कंपनियों को बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा। इसके चक्कर में लोग डरे हुए समझ नहीं पा रहे करना क्या है। आप जरा बताएं, आपका क्या सेंस है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मैटर को? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। गुड मॉर्निंग सबसे पहले। मॉर्निंग। और मैं आपको ये जो आपने प्रश्न पूछा, आप कुछ दशक पहले जाएं। मैं तो उस समय कॉलेज में थी, पर 1980 का जब दशक था, उस समय आप देखें कि बैंकर्स क्या करते थे, पासबुक बनाते थे, लेजर लिखते थे। फिर वो जब कंप्यूटराइजेशन होने लगा तो बहुत सारे बैंकिंग यूनियंस ने स्ट्राइक की कि हमारी तो नौकरी चली जाएगी। और आज आप देखें तो वो उस समय जो 40 साल पहले बैंकर्स करते थे, उसमें से कुछ नहीं तो 70% जॉब तो ऐसे होंगे जो ऑटोमेट हो गए। लेकिन बैंकिंग में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है, घटी नहीं है। और यही आपको कहानी हमेशा मिलेगी कि मोटर कार आई तो वो सारे जितने लोग घोड़ों के साथ काम करते थे, उनके डॉक्टर से लेके जो लोग काम करते थे, उन सबकी नौकरी जाएगी, और गई भी। और ये जो आप दुनिया का इतिहास देखिए तो जो भी तकनीकी एडवांसमेंट आता है, नई चीज आती है, आप कपड़ा कैसे बनता था, अब कैसे बनता है। पहले प्रिंटिंग नहीं थी, फिर प्रिंटिंग आई, तो हर बार एक बार हाय तौबा बहुत होती है कि बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन अंततः ऐसा होता नहीं है, नई नौकरियां भी आती हैं। तो अभी हो सकता है, ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में ये जरूर है, IT कंपनी से ज्यादा मुझे जो थोड़ी चिंता है वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी है। क्योंकि कुछ समय के लिए तो ये जरूर है कि मेरा ये मानना है कि IT सर्विसेज कंपनी तो अपना बिजनेस मॉडल बदल लेंगी, अडाप्ट कर लेंगी, और वो कर भी रही हैं। और पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि अब IT सर्विसेज खत्म, वो मतलब आप Y2K में हुआ, फिर जब क्लाउड आया तब हुआ, जब डिजिटाइजेशन आया तब हुआ। लेकिन ये जरूर है कि कुछ समय के लिए नौकरियां उतनी नहीं रहेंगी। और पिछले 25 साल में आप अर्थव्यवस्था में देखें तो IT सर्विसेज और IT एनेबल्ड सर्विसेज यही एक बड़ा रहा है रोजगार का माध्यम। और उसके साथ डायरेक्ट तो एक एम्प्लॉयमेंट है, उसके साथ जब ये लोग होते हैं तो उसके साथ आपका फूड डिलीवरी, रियल एस्टेट, ड्राइवर की नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी सब बढ़ती हैं। तो वहां कुछ हद तक तो एटलीस्ट कुछ समय तक तो ब्रेक लगेगा, उसकी मुझे ज्यादा चिंता है। IT सर्विसेज कंपनियां अपना मॉडल अडाप्ट कर लेंगी या नहीं कर पाएंगी, इसकी मुझे चिंता बहुत नहीं है। चलिए, ये अच्छी बात आपने कही कि इवेंचुअली हर टेक्नोलॉजी के बड़े बूम के पहले इस तरह की दिक्कतें होती ही है, और बाद में हम समझ जाते हैं, उनको इनको रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बाजार के लिए रास्ता क्या है, राह क्या है, दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है? क्योंकि कोई भी अच्छी खबर हो, बाजार चलता ही नहीं है। चलता है तो टिकता नहीं है। बजट आ गया, ट्रेड डील हो गई, एक नहीं दो दो हो गई, पॉलिसी भी आ गई, उसके बावजूद हम तो अटके हुए, थके हुए। क्या लग रहा है मैम, मार्केट का डायरेक्शन कैसे देख रही हैं आप? देखिए, एक तो आपने बजट का नाम लिया, तो आई थिंक बजट से हम लोग आशाएं कुछ ज्यादा लगाए हुए थे। मैंने तो बजट से पहले ही इस पर आर्टिकल लिखा था कि आप जितने लोग
वित्त मंत्री के पास लंबी चौड़ी विश लिस्ट लेके जा रहे हैं। ये सुन लीजिए कि वित्त मंत्री के पास कोई विकल्प नहीं है किसी भी तरह की राहत देने का, क्योंकि टैक्स कलेक्शंस अनुमान से बहुत कम चल रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कम रही है, तो वो टैक्स कलेक्शन जो पिछले साल बजट किए गए थे 11%, वो कम रिफंड देने के बावजूद भी 8% मुश्किल से पहुंच रहे थे। तो ये तो मुझे एकदम स्पष्ट था कि वित्त मंत्री आपको कोई राहत नहीं देंगी, और वो हुआ। लेकिन जो दूसरी चीज आपने बोला कि सब तरफ जो सेंटिमेंट है वो इतना खराब है, तो अब मैं एक चीज आपको बताऊं कि सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। ये मतलब मेरा ओपिनियन नहीं है, ये रिसर्च स्टडी सबने ये दिखाया है कि जिस समय बहुत मार्केट में बहुत सुख शांति होती है, जब लगता है कि रिटर्न बनाना तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, जैसा कि आप 2024 में देखिए, तो उसके 2024 के मध्य में मैं जिससे भी बात करती थी उनको लगता था कि 30-35% कंपाउंडिंग से कम क्या सोचे हम, उतना तो बहुत आसान है, कोई भी शेयर लीजिए तो देखिए दुगना हो रहा है। और लेकिन उसके बाद आप देखिए तो अगले संवत में रिटर्न जीरो आया, 2024-25 वाला जो संवत था। अब उल्टा हो गया है। अब पहली बार मैं देख रही हूँ कि टेलीविजन पर या डिजिटल मीडिया पर लोग इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बजाय सब रिस्क गिनवा रहे हैं। तो और लोग पूछ रहे हैं एसआईपी रोक दें, बाजार से निकल जाएं। तो प्रोबेबिलिटी टर्म्स में मैं कभी भी इंडेक्स का प्रोजेक्शन तो नहीं देती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी ये है कि 2026-2025 से बेहतर होगा। ये एक अच्छी बात कही कि 2026 ज़्यादा बेहतर साल हो सकता है। लगभग सारे लोग पेसिमिस्टिक हो चुके हैं, मंदी के मूड में, या कम से कम तेज़ी तो नहीं करना चाहते। ये बात तो आपने एकदम सही कही। अब आइए, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, तेज़ी तो करनी है लोगों को, लेकिन सबको करनी है गोल्ड और सिल्वर में। पहले तो फोमो था, ये मिस कर गया, मिस कर दिया, मिस कर दिया, और जब लिया तो टॉप बन गया। वोलेटाइल भी काफ़ी है, नीचे भी आया ऊपर से। गोल्ड सिल्वर में जिनको निवेश करना है, जो कर चुके हैं, उनके लिए क्या राय होगी आपकी? देखिए, सबसे पहले कि आप गाड़ी चलाते हैं तो पीछे की तरफ मुंह करके नहीं चलाते हैं, हम्म। जबकि निवेश बहुत सारे लोग इसी मोड में करते हैं कि पीछे की तरफ देखते हुए निवेश करते हैं। तो जैसे मैंने एक रिसर्च स्टडी आपको सेंटिमेंट वाली बताई, वो मतलब एक नहीं बहुत सारी हुई हैं, और इसी चीज पे अगर आप यही सेम चीज हमने डेटा देखा था कि अगर आप उस चीज में निवेश करें जिसने पिछले पीरियड में सबसे अच्छा किया है, तो आप सिस्टमैटिकली अंडर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सेम थीम कभी भी नहीं चलती है। बाजार का सच है कि चाहे वो देश हो, चाहे एसेट क्लास हो, चाहे सेक्टर हो, थीम्स बदलती रहती हैं। आपने पीछे जो अच्छा किया उसमें आप जाएंगे तो आप फंसेंगे ही अधिकतर। आप देखें जनवरी में तो गोल्ड वाले जो फंड्स हैं उसमें जो इनफ्लो हुआ है वो इक्विटी से ज्यादा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है सोने के लिए। हाँ, देखिए, मल्टी एसेट पोर्टफोलियो जो हम चलाते हैं भारत में भी और ग्लोबली भी, उसमें सोना चांदी में निवेश रहता है, लेकिन वो हमेशा सिंगल डिजिट से ऊपर नहीं जाता है। तो ये ऐसी जगह नहीं है कि जहां आपको 30-40% रखना चाहिए, और आज की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। और अगर आप डॉलर में सोने का भाव देखें, तो डॉलर में सोने का भाव इक्विटी से ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। डेटा है, मतलब मेरा ओपिनियन नहीं है। और जो कई जगह मैंने देखा कि 1979 के बाद इतनी बड़ी रैली सोने में नहीं आई है, तो मैंने कहा आप डॉलर प्राइस देखिए, 1980 में सोने के प्राइस ने हाई बनाया था, उसके बाद वो हाई क्रॉस करने में 27 साल लगे, 27 साल। 2007 में वो क्रॉस हुआ, मतलब 1980 के 19 साल बाद 1999 में 60-62% फिर भी नीचे था, और वो क्रॉस करने में और 8 साल लगे। और ये भी कोई नहीं कि ये एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि 2007 के बाद जो नया हाई बनाया वहां से भी 40% नीचे गया। तो सोना डॉलर में बहुत वॉलेटाइल एसेट रहा है। रुपया में हमको चार्ट ठीक लगता है क्योंकि वो रुपया डेप्रिसिएशन का चार्ट है। तो हमारी नानी दादी ठीक कर रही थी कि धनतेरस पे सोने में एसआईपी कर रही थी, लेकिन उस समय आप बाहर निवेश नहीं कर सकते थे, तो तब वही एक माध्यम था जिससे आपको कुछ करेंसी का हेज मिले। अब वो स्थिति नहीं है। अब आप बाहर निवेश कर सकते हैं, तो आपका जितना भी ग्लोबल एलोकेशन है वो सोने के थ्रू नहीं होना चाहिए, ये सोना चांदी के थ्रू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छे से आपने समझाया गोल्ड और सिल्वर की चाल को भी। लेकिन एक और चीज़ जो ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई है और जहाँ अनाप शनाप तेजी होती दिख रही है, जुड़ी सोने चांदी से है, मेटल्स, कॉपर हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, जिस तरह की तगड़ी तेजी होती दिख रही है। क्या लगता है, आप कमोडिटीज़ के सुपर बुल रन में हम जा रहे हैं, सुपर साइकिल शुरू होने वाला है? क्या अब भी कमोडिटी शेयर, मेटल शेयर खरीदने का वक्त है, या लेट हो चुके हैं?
देखिए ये सब कहानी सुपर साइकिल वगैरह की मैं कभी नहीं कहती हूँ, क्योंकि किसी को नहीं मालूम रहता कि कितने साल ये चलेगा। बट ये जरूर है कि अभी कमोडिटीज बेहतर लग रही हैं। तो अभी फिलहाल जो हमारा लास्ट रीबैलेंस हुआ अपने ग्लोबल फंड्स में, उसमें हम लोगों ने कुछ ऐसा मैं नहीं कह रही कि हम लोगों ने 40% डाल दिया इसमें, या ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुछ हम लोगों ने यूएस इक्विटी कम किया है और उसको कमोडिटी में डाला है, जिसमें कच्चा तेल भी है और मेटल्स भी हैं और रेयर मेटल्स भी हैं। तो उनको वो सब चीज पे थोड़ा एक्सपोजर लिया, मतलब आप समझ लीजिए 6-7% टाइप का एक्सपोजर टोटल तीनों को मिला के। तो ये अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि जो मेटल्स की या कमोडिटीज की तेजी होती है, वो लंबे समय तक कई बार इसलिए नहीं चलती है क्योंकि कमोडिटी के जो यूजर्स होते हैं, जो वो इंडस्ट्रीज ज्यादा होती हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कम होते हैं। तो जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो वो बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाता है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे सेक्टर में मार्जिन कम होते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रेशर रहता है कि कमोडिटी का प्राइस बहुत नहीं बढ़ना चाहिए, उसको वापस कम करो, नहीं तो हम लोग सब तकलीफ में आ जाएंगे। तो वो थोड़ा सा फैक्टर काम करता है। और जैसे भारत में तो बहुत सारे मेटल्स पे आपने प्रोटेक्शन भी लगाया था, एंटी डंपिंग ड्यूटी टाइप की चीजें। तो अब मुझे ये जरूर है कि हो सकता है अगर आप भारत को देखें तो जो यूजर इंडस्ट्रीज है वो कहेंगी कि अब प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, आपको सब हटाइए। तो वो एक रेगुलेटरी फैक्टर भी होता है। बट उसके अलावा पूरे विश्व में भी कमोडिटी का तेजी बहुत ज्यादा चलने से बहुत लोगों को नुकसान होता है। इसलिए हमेशा प्रेशर रहता है कि बहुत लंबी तेजी ना चले कमोडिटीज में। तो इस वक्त अगर नया निवेश करना है तो क्या है आपको पसंद, कहाँ लगाना चाहिए पैसा भारतीय बाजारों में? देखिए अभी हम लोग ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स में तो 2 साल से ओवरवेट रहे हैं। अच्छा भी किया पिछले 2 साल। हो सकता है थोड़े बहुत रुके भी, मतलब थोड़े दिन वहां घूमता रहे फिर चले, अब वो नहीं कहा जा सकता। फार्मा में भी फार्मा हेल्थ केयर में भी 2 साल से ओवरवेट है। 2024 में अच्छा रिटर्न दिया, 2025 में उतना अच्छा नहीं दिया। और बैंक्स में हम लोग ओवरवेट तो नहीं है, पर जितना निवेश करते हैं उससे कुछ ज्यादा है। आईटी में मार्केट वेट होगा, शायद जरा सा ज्यादा हो मार्केट वेट से। कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, जिसमें हम लोग बहुत ओवरवेट रहे 2021 से 24 तक, फिर थोड़ा कम किया। अब तो सेलेक्टिव स्टॉक्स लिए, पर उसमें अब थोड़ा बहुत उस तरफ भी देख रहे हैं एक बार फिर से कि और कुछ अच्छा लगता हो वहां तो। और बाकी तो मोर बॉटम अप पिक्स रही हैं, केमिकल्स में, एफएमसीजी में। ये सवाल, स्मॉल कैप इंडेक्स अब भी अपने लाइफ हाई से 16% से ज़्यादा नीचे है। ठीक है, निफ्टी मिड कैप उतने ख़राब नहीं है। इनका समय कब आएगा? ये आपने पहला कौन सा इंडेक्स बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स तो अपने लाइफ हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप हाँ, इंडेक्स अभी भी अपने लाइफ हाई से 16% नीचे है। और सबसे ज़्यादा लोगों के पास शेयर तो स्मॉल वही है। कैप इंडेक्स का जहां तक सवाल है, मैं अभी नहीं कह रही हूँ। जब 2024 में इतनी तेजी थी स्मॉल और माइक्रो कैप में, मैंने तब भी कहा था कि ये जो भाग है मार्केट का, इसमें थोड़ा संभल के खेलिए, क्योंकि उसका इतिहास ही है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का। तो अगर आप पीछे जाइए तो 2008-9 में ये इंडेक्स, मैं बोलिए स्मॉल कैप इंडेक्स, ऑलमोस्ट 80% गिरा था। 78%, अगर एग्जैक्ट आप नंबर लें। तो जब कोई चीज 80% गिरती है, उसको 5 गुना होना पड़ता है वापस जीरो पे आने के लिए। तो वो जो 2008 का हाई था वो क्रॉस हुआ 8 साल बाद 2016 में। और वो भी कहने की बात है कि वो क्रॉस हुआ, क्योंकि वो इंडेक्स हर साल 18-20% बदलता है। तो वो 8 साल बाद उसमें कोई भी लगभग स्टॉक नहीं होता जो 8 साल पहले था। तो वो ये रिस्की एरिया है। इसकी फितरत ये है कि हर तेजी में अलग स्टॉक्स चलते हैं। ये नहीं होता कि स्मॉल कैप में तेजी आई भी तो जरूरी नहीं है कि जो आपने 2024 में जिसमें तेजी देखी वही स्टॉक दोबारा चलेंगे। अब हो सकता है, और ये अगर आप इतिहास देखें तो होता ही ये है कि अलग ही स्टॉक्स चलते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा जी को कड़ा करिए और अपने डीपी स्टेटमेंट के आखिरी पन्ने तक जाइए। वहां देखिए क्या क्या चीजें हैं जिनको आप देखना नहीं चाहते, उनको देखिए। और अगर आज की डेट में आज के भाव में आप उसमें निवेश नहीं करेंगे तो कृपया करके उससे निकल जाइए। तो ये इस आशा में मत बैठे रहिए कि वही स्टॉक उसी भाव तक आएगा जहां मैंने लिया था।
बाजार को कोई इंटरेस्ट नहीं, आपने किस भाव पे लिया था। एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझाया भी कि किस तरह से छोटे स्मॉल कैप शेयरों को आप करें अप्रोच। बहुत बहुत धन्यवाद देवेना जी, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन के बारे में, एआई के बारे में और बाकी सभी मुद्दों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी, सोने चांदी को मिलाकर भी। धन्यवाद। आइए, थैंक यू सो मच। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी।